हे वॉक्स, बायोलॉजी के एग्जाम में हमें बहुत धूम मचानी है, उसके लिए अलग अलग वे में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। पहले डायग्राम बेस देख लेते हैं, फिर आगे और भी मैं लेके आऊंगी। मुझे बस ये है कि आप बायो के एग्जाम में बिल्कुल 70 आउट ऑफ 70 लेके आओ, एम तो यही है। तो इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर थोड़े से मैं आपको और ट्रिक्स वगैरह बताऊंगी, PYQs करेंगे, तो सब करेंगे तो हम बिल्कुल सॉर्टेड रहेंगे, डोंट वरी। तो आज के इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में मैं लेके आई हूँ द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी देख लेते हैं। और इस यूनिट में बच्चों दो चैप्टर्स हैं अपने, दैट इज एक तो बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोनों ही चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स का आपको देखना है कि ऐसे कौन से डायग्राम्स हैं जो इस चैप्टर में आपको फॉलो करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहला चैप्टर जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में कौन सा डायग्राम है? तो देखो, इस चैप्टर में कोई भी डायग्राम छोड़ने वाला नहीं है, अंडरस्टूड? सारे डायग्राम को देखना है। जैसे इस वाले डायग्राम के, दिस इज व्हाट, दिस इज steps in the formation of recombinant DNA by the action of restriction endonuclease enzyme EcoR first। ठीक है, तो EcoR first जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके एक्शन से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होता है उसके स्टेप्स है ये। मैं आपको बार बार कहती हूँ नीचे का फिगर ध्यान से पढ़ो, बनाने को आया। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, आई जस्ट शो यू। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बच्चों। तो ये दो हैं, इसमें भी बात वही करी गई है जो पिछले वाले डायग्राम में है, लेकिन ये वाला जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। और ये वाला जो डायग्राम है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो स्टेप्स होते हैं EcoR फर्स्ट को यूज करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो वो स्टेप्स यहाँ दिखाए गए हैं, समझ रहे हो? तो अगर आपको कहा जाए स्टेप्स बताओ यूजिंग EcoR फर्स्ट, तब ये वाला डायग्राम बनाना है। और जब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने बोला जाएगा तब आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। तो एक तो दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है नीचे के कॉन्सेप्ट में, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब उनको स्टेप्स पूछा जाता है। तो भी बच्चों यहाँ पे स्टेप ही तो है एक तरीके से, तो बच्चा ये भी बना के आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये आप नोट करो। दूसरा, हो सकता है आपको ये डायग्राम ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए। ओके, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक मिस्टेक है यहाँ पे, G और A के बीच में यहाँ पर कट लगता है, तो यहाँ पर भी G और A के बीच में ही कट लगना है, यहाँ नहीं लगेगा। तो वो खैर मामूली बात है, वो NCERT भी इतना वो लोग भी नहीं देखेंगे। आपको तो बस ये देखना है, दिल जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स। और आपको हो सकता है बस ये 3 डायग्राम दे देंगे और आपको पूछा जाएगा कि हो क्या रहा है, मे बी लाइक व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्यों, लाइक व्हाई इज इट कॉल्ड एंडोन्यूक्लियसिस, इसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज है। सो यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हो गया। ठीक है, EcoR फर्स्ट की नेमिंग ऐसा क्यों है, वाई इज इट नेम्ड अकॉर्डिंगली, लास्ट ईयर भी आया था नेमिंग ऑफ EcoR फर्स्ट, कि वाई मतलब ये सेग्रीगेट करके बोला गया था कि ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये आया था लास्ट ईयर। ठीक है, और स्टिकी एंड्स का क्या रोल है, व्हाट इज स्टिकी एंड, क्यों बोला गया है, समझ रहे हो? वेक्टर डीएनए क्या होते हैं, व्हाट आर वेक्टर डीएनए, एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। सो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों इस पर्टिकुलर डायग्राम से बनता है। और दिस इज, आई रिपीट, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये या तो एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे पूछा, या फिर स्टेप्स बनाओ ऐसे पूछ सकते हैं, ड्रॉ द स्टेप्स। ओके, एंड डिटेल्स जो भी यहाँ डिटेल्स क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, अंडरस्टूड? व्हाट इज द यूज ऑफ RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, EcoR फर्स्ट की नेमिंग प्रोसेसेस, स्टिकी एंड्स हो गया, हु जॉइंस, ये जॉइनिंग कौन करता है डीएनए फ्रैगमेंट्स, लाइक डीएनए लाइगेस का यहाँ पर रोल आपको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, सो ऑल दीज डिटेल्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन डायग्राम दे माइट आस्क यू, तो ऐसे पढ़ के जाना है। ठीक है,
मतलब डायग्राम देखो तो एक एक एस्पेक्ट देख लेना। सिमिलरली अब हम आते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन पहला बैठेगा वो है प्लाज्मिड डीएनए, वाई वेक्टर, प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर, सो वाई प्लाज्मिड, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ बच्चों, है ना, एज अ वेक्टर। एक तो ये पूछा जा सकता है, तो इनडायरेक्टली वेक्टर के एडवांटेजेस, ठीक है, एंड सूटेबल वेक्टर के क्या मतलब फीचर्स होने चाहिए, है ना, ये पूछा जा सकता है। सूटेबल वेक्टर फीचर्स इनडायरेक्टली ये हो गया, फाइन। लाइगेसेस का ये रोल आ गया यहाँ पर भी। और सबसे इंपॉर्टेंटली हाउ इज ट्रांसफॉर्मेशन डन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करवाया जाता है, जो कैल्शियम क्लोराइड से चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड यूज करके जो हीट शॉक वगैरह देते हैं, वो वाले प्रोसेस, वो वाले स्टेप्स आपको हो सकता है ये आपको डायग्राम दे दे, इतना सा बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हाउ इज दिस डन। फिर इकोलाई सेल्स ही क्यों, बैक्टीरिया क्यों लिया यहाँ पे, वाई बैक्टीरिया, वाई नॉट यूकैरियोटिक सेल, समझ रहे हो, या वाई नॉट एनी अदर मल्टीसेलुलर सेल्स, तो क्यों, मतलब इसके पीछे का ये जो वाई है वो पूछा जा सकता है। फाइन, दिस इज योर आरडीएनए। तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा ये क्वेश्चन आ ही गया। लाइगेसिस का रोल मैंने बता ही दिया, जॉइनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स। कटिंग विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी आपका बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कहाँ काटेगा, एंड वाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज, सेम आर ई यूज्ड, तो वाई दोनों भाई फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है, ऐसा क्यों, तो सीधा सीधा यहाँ पर स्टिकी एंड्स वाली बात आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारे आपके बैठेंगे। बाकी दोनों डायग्राम बनाने को आए तो मैं बार बार समझा रही हूँ, पहला वाला एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और दूसरा वाला जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो दोनों डायग्राम्स को ध्यान से देखना है। फाइन, नेक्स्ट इज योर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें ये अगर आ गया तो यहाँ पूछा जाएगा आपको प्रिंसिपल कि डीएनए जो है वो किस प्रिंसिपल पे मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, एक तो साइज ऑफ द फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट साइज है एक तो, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रैगमेंट साइज बल्कि होगा वो उतना स्लो होगा, आप देख सकते हो, और जितना शॉर्टर फ्रैगमेंट वो उतना आगे जाएगा। दूसरा यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे डीएनए, ये वाला जो एंड होता है ये वाला नेगेटिव एंड होता है और ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड होता है। सो दिस प्लेज एज दी, आपको ये भी एक बार आया था 3 years बैक आई गेस, कि विच पार्ट प्लेज एज द कैथोड एंड विच पार्ट इज द एनोड। सो दिस इज योर कैथोड एंड दिस पार्ट इज योर एनोड, ये भी पूछा गया था। एंड चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है कैथोड साइड, यहाँ पर डीएनए जो है बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, ये वेल्स पे लोड होते हैं। सो सिंस दे बोथ हैव द सेम चार्जेस, सो सेम चार्जेस रिपेल, तो इस प्रिंसिपल पे ये पॉजिटिव की तरफ अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। मैट्रिक्स क्या है एगरोस का, तो वो भी पूछा जा सकता है, एगरोस क्या है, ठीक है। तो एगरोस क्या है, एगरोस एक पॉलीसैकेराइड है जो कि जेलिडियम एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। सो इस तरह का आपको क्वेश्चन यहाँ से बैठेगा कि ये बैंड्स देख के बताओ क्या समझ रहे हो, क्यों मूव कर रहे हैं, साइज एंड ऑल दैट। सो टिपिकल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग द डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1, लेन 1 इज योर अनडाइजेस्टेड, ये भी देख लो अनडाइजेस्टेड लेन 1, यहाँ कुछ नहीं हुआ है क्योंकि फ्रैगमेंट नहीं है। डाइजेस्टेड जो है 2 to 4, यहाँ से ये सारे डाइजेस्टेड है, ये भी देखना है आपको, समझ गए। ये पढ़ते नहीं है बच्चे ये सारी चीजें, तो फिर डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड क्या पता मतलब होता है ना, तो ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, पूछेंगे डाइजेस्टेड कौन है अनडाइजेस्टेड कौन है, ये हालांकि इतना अभी तक नहीं पूछा गया है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न एकदम छोटा छोटा एस्पेक्ट। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे ने बहुत ध्यान से ये डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फैक्ट देखा भी होगा। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज रिटन ऑलवेज इन द फिगर पार्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एगरोस जेल से बैठेगा। दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
इसमें देखो ये एक बनाने को आया था एक बार, तो दिस इज प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स, ठीक है, इसीलिए पीबीआर बोलते हैं 322। तो ये पीबीआर 322 है, ओके, जिसमें कितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, हाइन 3, इकोआर फर्स्ट, बैम H1, सेल 1, पीवीयू सेकेंड, पीएसटी फर्स्ट एंड CLA 1। तो ये सारे बैक्टीरिया से ऑब्टेन, आपको ये इसका नेमिंग सिस्टम तो आपको पता ही है बच्चों, कैसे इनको नेम किया गया है। पहला वाला जो नेम होता है, जैसे बता ही देती हूँ मैं, पहला वाला जो नेम होता है वो हीमोफिलस है, इसका जेनेरिक नेम हो गया, राइट। देन नेक्स्ट 2 जो होते हैं, जो नेक्स्ट 2 है वो क्या होते हैं, पढ़ा है ना आपने, नेक्स्ट 2 क्या होते हैं, नेक्स्ट 2 इज योर स्पीसीज नेम, दैट इज इन्फ्लुएंजा। थर्ड जो D है ये स्ट्रेन नेम हो गया, और जो रोमन नंबर है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन हो गया। तो ये इसका नेमिंग सिस्टम है। तो ये जितने भी हैं ये उसके अकॉर्डिंग इनको नेम किया गया है, ओके। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट हैं। अब किस जीन पे है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो देखो ये एम्पिसिलिन, ये जो पिंक वाला पार्ट है दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एंड ये वाला जो पार्ट है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, फाइन। तो इस जीन पे पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट इनके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे बैम H1 एंड SAL1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, फाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इस पर्टिकुलर एरिया में इनके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। तो हम जनरली एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे ही लाइगेशन का देखते हैं, फॉरेन जीन का, फाइन। तो एक तो ये, सबसे इंपॉर्टेंटली ये देखो आरओपी थियरी में कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, इसीलिए मैं बार बार फिगर में जो लिखा है उसको पढ़ने पे पॉइंट आउट करती हूँ इतना स्ट्रिक्टली। सो आरओपी एक बार आ गया था, ये डायग्राम दे दिया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरओपी। अब बच्चे ये कि कहाँ से लिखें, सो आरओपी का फंक्शन यहाँ लिखा हुआ, आरओपी कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। तो ये वो प्रोटीन के लिए कोड करता है जो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो आरओपी का फंक्शन पूछ लिया, ओरिजिन ऑफ ओआरआई का फंक्शन पूछ लिया कि भाई वेक्टर में ओआरआई का होना क्यों जरूरी है, वेक्टर के ओवरऑल फीचर्स पूछ लिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल सूटेबल वेक्टर, फाइन। तो ये सारे क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ओआरआई, आरओपी के फंक्शंस हो गए, ये पूछ लिया, सूटेबल वेक्टर कौन, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों इस पर्टिकुलर उससे डायग्राम से बैठेगा, फाइन। और एक बार ये पूरा का पूरा बनाने ही आ गया था, तो यहाँ गलती होने के बहुत चांसेस है क्योंकि इसकी लेबलिंग टफ है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपर बना के, फाइन, ओके। सो दिस वाज दिस, नाउ दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ से एक तो ये तीनों स्टेप्स एक्सप्लेन करने को आता है, ये एक्सप्लेन these 3 steps। तो डीनेचुरेशन में डीएनए को ब्रेक किया, एनिलिंग में प्राइमर्स ऐड करे, एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज ने चेन एक्सटेंड किया। अब इसमें आपको और क्या पूछेंगे, एक तो टक पॉलीमरेज का रोल पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो है टक पॉलीमरेज। सो ये आया है पिछले 3 सालों में, ये भी आया है रोल ऑफ टक पॉलीमरेज, वाई थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज इज यूज्ड, तो थर्मोस्टेबल है इसीलिए, ये याद रखना, ठीक है। तो एक तो इसका रोल आ गया, ये तीनों इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ये भी आता है कि हो सकता है ऐसे पूछ ले कि आपको ये डीएनए के स्ट्रैंड्स दे दे बच्चों, आप देख रहे हो ये डीएनए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री प्लस एंटी पैरेललिटी, ये 2 चीज फॉलो करता है। तो मान लो ये अगर ATGC सीक्वेंस था, तो प्राइमर का सीक्वेंस ना पूछ ले आपसे कि डीएनए का सीक्वेंस ये है 5 to 3, मतलब 5 प्राइम पे मान लो ATGC है, ये है डीएनए का सीक्वेंस, पूछेंगे भाई प्राइमर का सीक्वेंस बताओ, तो प्राइमर का सीक्वेंस क्या होगा, एंटी पैरेलल। डीएनए को पहले सेपरेट करोगे फिर प्राइमर लगाओगे, तो इस तरीके से, और ये चेन एक्सटेंड हमेशा 5 to 3 जाएगा ऐसा, तो फिर 5 प्राइम पे कौन सा आएगा, तो GC ऐसा करके।
सो दिस इज हाउ यू नीड टू बी केयरफुल। प्राइमर का सीक्वेंस पूछ सकते हैं, ये सब घुमा के हो सकता है। फिर नीचे देखो, यहाँ पर साइकिल के 3 स्टेप्स हैं और यहाँ पे ये देखो ये लिखा है एम्पलीफाइड ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन टाइम्स। तो आफ्टर 30 साइकिल ये इतने नंबर मिले हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आफ्टर पर्टिकुलर साइकिल कितने डीएनए हो सकते हैं। समझ गए? तो आपको क्या लिखना है, 2 raised to the power n कर लेना, 2 डीएनए स्ट्रैंड है, n इज योर नंबर ऑफ साइकिल्स। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बैठेंगे। अंडरस्टूड? तो प्राइमर का सीक्वेंस ये घुमा के हुआ, और कितने साइकिल में कितने डीएनए बनेंगे ये घुमा हुआ क्वेश्चन हो गया, सीधा नहीं है तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लेना। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे भी, टक पॉलीमरेज क्यों, एनीलिंग डीनेचुरेशन एक्सटेंशन ये कब होता है, क्यों होता है, किस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपको टेम्परेचर की बात करनी होगी। ठीक है, सो इस तरीके से पीसीआर से क्वेश्चंस बैठेंगे। फाइन, नाउ दिस इज द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में दोनों में या तो एक तो डिफरेंस पूछ देंगे, भाई दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। फाइन, सो डिफरेंस पूछा जा सकता है, फॉलोड बाय यहां पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज, ये जो मैं एनसर्कल कर रही हूं इनके स्टेरिलाइजेशन इनका कैसे करोगे, ये भी स्टेरिलाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टीम स्टेरिलाइजेशन होता है, ये ध्यान रखना। ओके, देख रहे हो, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। फोम का ध्यान रखना, बायोरिएक्टर्स में अगर फोमिंग हुआ तो वो दिक्कत है, फोमिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट पे असर डाल देता है। ठीक है, सो फोमिंग नहीं होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस ही मेन पूछेंगे, और इसमें जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं उन कंट्रोल्स के फंक्शंस पूछ सकते हैं इससे। और ड्रॉ करने को आया था वंस, इट ऑल्सो केम फॉर ड्रॉइंग ऑल्सो। तो ये दो हैं आपके, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर और एक्सपार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर। तो इसमें स्टेराइल एयर बबल्स पार्ज कर दिया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन बबल्स हैं जो ये आपके बबल्स हैं जो इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। सो दे हैव मोर, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो ये बबल्स ये बढ़ा देता है जिससे कि गैस, जितना ज़्यादा एरेशन होगा उतना ज़्यादा माइक्रोब्स जो है वो प्रॉपर ग्रो करेंगे। तो इस वजह से दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपको यहाँ देख के एक बार बनाने आया था, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, इनके फंक्शंस, स्टेरिलाइजेशन, ये सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डायग्राम पे बैठेगा। तो देखा आपने, इस चैप्टर में बच्चों कोई भी डायग्राम छोड़ने वाला नहीं है, सबसे क्वेश्चन बैठने के चांसेस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जितना पहले वाले का डायग्राम सारा लेना पड़ा, बेचारे दूसरे चैप्टर में डायग्राम ही नहीं है। एक इस वाले से बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया, लास्ट टू लास्ट ईयर था। ठीक है, जहां पर सी पेप्टाइड इसका फंक्शन पूछा गया था। ठीक है, फंक्शन ऑफ सी पेप्टाइड। फंक्शन ऑफ सी पेप्टाइड क्या बुक में ज्यादा लिखा नहीं है, तो आपको यही बोलना है कि सी पेप्टाइड इज फॉर्म्ड इन द इमेच्योर इंसुलिन एंड व्हेन द इंसुलिन गेट्स मैच्योर्ड सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड। आपको वही लिखना है जो एनसीईआरटी में है, क्योंकि इसके अलावा उसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो आंसर की में भी यही आया था। उसके बाद में हम जानते हैं सी पेप्टाइड हट जाए तो ए और बी को डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दिया जाता है। तो ये एज अ होल डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पूरा बना के सिर्फ दिखाना है। ओके, अदरवाइज ये डायग्राम आ जाए, बोलेंगे इस डायग्राम में मैच्योर इंसुलिन में क्या हो जाएगा, इसमें जो है क्या वो चीज़ है जो नहीं दिखेगा एंड ऑल दैट, इस तरह से क्वेश्चन बैठेगा। मोस्टली सी पेप्टाइड, मैच्योर इंसुलिन और प्रो इंसुलिन में क्या डिफरेंस है डायग्रामेटिकली दिखाने को बोल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से बनाना रहेगा, ज़्यादा इससे थियोरेटिकल ही हो सकता है, बट देन या इसमें डायग्रामेटिकली बनाने को भी पूछ सकते हैं, रिप्रेजेंट how the maturation of pro insulin takes place into mature insulin। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बैठेगा। तो ये सारे जो डायग्राम्स थे वो आपको इस यूनिट से पढ़ के जाना ही है, यानी यहाँ से टेक्निकली कोई डायग्राम छोड़ने का नहीं है। अभी तक जो था मैंने मेन डायग्राम्स लिए थे, बट इस यूनिट में सारे से ही क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और कोई ना कोई से ज़रूर से आने के चांसेस हैं।
तो सारे डायग्राम्स ध्यान से पढ़ लेना। और अब हम इकोलॉजी वाली यूनिट का बस देख लेंगे डायग्राम्स, फिर आगे और बहुत कुछ बताना है आपको मुझे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।